हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम आपका कक्षा 12 फिजिक्स से 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इस चैप्टर में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से अधिक संभावनाएं बनती है कि आपसे प्रश्न पूछे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर में हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, विद्युत धारा कह लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा क्या होता है? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर, मतलब किसी भी चालक में एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी मात्रा ही कहलाती है आपकी वैद्युत धारा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, और इसे हम या तो स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं अथवा कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि किसी भी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा ही कहलाती है आपकी वैद्युत धारा। अब यदि मैं मान लूं कि यदि किसी चालक में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना है, Q है, तब प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी? प्रवाहित विद्युत धारा जो आपकी I होगी वो होगी Q/T, और आपका जो Q होता है NE। तो आपके पास सूत्र बन जाएगा यहाँ से I बराबर Q/T या I बराबर NE/T। इसका जो मात्रक होगा, अब इसका होता है कूलाम, ठीक है, और इस टी का यानी कि समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस विद्युत धारा का जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा आपका कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। यानी कि इस कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक था, आंद्रे एम्पियर, उसने ही इसकी खोज की थी। तो एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि इसकी मैं विमा लिखूं तो विमा क्या होती है? आप जानते हैं एक प्रकार की मूल राशि है, तो मूल राशि है तो इसकी विमा भी क्या होगी? ए ही होगी। ठीक है। अब यदि मैं इसकी दिशा की बात करूं, इसकी दिशा की, तो इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा होती है चालक में, या दिशा की बात हम फिर बाद में करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, चलिए अगर सामान्य सी बात दिशा के बारे में बात भी करें तो जो इसकी दिशा होगी, ठीक है, क्योंकि दिशा हम कह सकते हैं कि धनावेश, यानी कि जिधर भी किसी चालक में धन आवेश
प्रवाहित होगा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होगी, या फिर कह सकते हैं ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहां से आपके दो पॉइंट निकल रहे हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होगी या तो वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होगी या ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। अब इस आधार पर जो आपकी विद्युत धारा है वो कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि। लेकिन आपकी जो विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल गई कि जो आपकी राशि होती है अदिश राशि होती है। अब दिशा होते हुए भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। उसका कारण क्या है कि जैसे आपके पास दो वायर है, एक वायर ये और एक वायर ये। ठीक है, ये दोनों ही कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर झुके हैं। एक तार में प्रवाहित धारा कितनी है, 3 एम्पियर है, और दूसरे में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है। मतलब अगर मैं इस तार को ए ओ मान लूँ और इसे बी ओ मान लूँ और एक तार इसमें जोड़ दिया केवल ओ सी, तो इसमें धारा कितनी होगी। अब आप जानते हैं कि जितनी धारा इधर से आई इतनी आई, उसका योग कर देंगे। मतलब इसमें जो धारा होगी वो 3 + 4 बराबर 7 एम्पियर होगी। किस तार में, ओ सी तार में। ठीक है, यानी कि ओ ए तार में 3 एम्पियर की धारा आई, ओ बी तार में 4 एम्पियर की धारा आई, तो इनका जो टोटल योग होगा वो किस में प्रवाहित होगी, ओ सी तार में। लेकिन अगर यह सदिश राशि होती तो फिर कितना होता, अगर विद्युत धारा सदिश राशि होती तो आप जानते हैं कि दोनों वायर कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इन दोनों का जो परिणामी होता वो कितना होता, ओसी, वो होता ये दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। चूंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती तो इसलिए यह मेथड इसमें लगा ही सकते हैं। इसमें आपका सिंपल लगता है कि जितनी धारा आएगी और उतनी ही धारा इसमें से चली जाएगी। मतलब आने वाली धाराओं का योग बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब यदि मैं कुछ पॉइंट और बात करूं, जैसे हम आवेश वाहकों की बात करें कि किस पदार्थ में आवेश वाहक कौन सा होता है, तो सबसे पहले अगर मैं धातु लूं तो धातु में जो आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं, आवेश वाहक, आवेश वाहक। तो धातु में आवेश वाहक होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम बात किसकी करेंगे, जैसे आपके कोई हमने पदार्थ ले लिया, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने आपका विद्युत अपघट्य ले लिया, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में कौन होंगे, विद्युत अपघट्य में होते हैं आयन।
अब आयन में आप जानते हैं कि धन आयन भी होते हैं और ऋण आयन भी होते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्य में दोनों प्रकार के आयन विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपकी जो गैसें होती है, क्या होती है, गैसें। इन गैसों में भी कौन करते हैं विद्युत धारा का चालन, मतलब आवेश वाहक कौन होते हैं, आयन ही होते हैं। आयन मतलब एक धनायन और दूसरा ऋणायन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गैसों में केवल निश्चित दाब परास में ही धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी कि निश्चित दाब परास में जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं आपके आयन। एक आपका क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं, इसमें होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर, प्लस में कोटर। ठीक है, तो आवेश वाहकों के बारे में हमने आपको बता दिया। आपके 4 प्रकार के पदार्थ हैं यहाँ पर। पहले है आपकी धातुएं। धातुएं में आवेश वाहक होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्य में होते हैं आयन, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों। गैसें जो होती है, गैसों में निश्चित दाब परास में आवेश वाहक होते हैं आयन, धनायन और ऋणायन दोनों। अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्लस कोटर दोनों। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर के बारे में आप नहीं जानते तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, वैसे तो हमने लगभग पिछली वीडियो में आपको एक बार बता भी दिया है, लेकिन आज दोबारा पढ़ लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें कहते हैं हम परमाणु। और इन परमाणु के केंद्र पर एक धन आवेशित नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित, और न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में, ऐसे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। तो ये आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के समीप होते हैं उसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है। लेकिन जैसे जैसे दूर की कक्षाएं होती जाती है तो उन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, और इस कारण ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षा को छोड़कर इसके बीच के रिक्त स्थान में अनियमित गति करने लगते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से गायब होकर और बीच के रिक्त स्थान में गति करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बंधे थे वो थे केवल आपके इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल के द्वारा इनकी कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल गए हैं वो कहलाएंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से मुक्त हो गए हैं। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है ये बन जाता है स्थान कोटर। ठीक है, किसी भी पदार्थ में उसकी जो चालकता निर्भर करती है
वो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ में जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा, और इसी आधार पर सबसे ज़्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है चांदी में। तो जो सबसे अच्छा चालक है धातुओं में, सबसे अच्छा चालक वो आपको याद रखना है चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। इसके बाद आपका तांबा, कॉपर, फिर आपका सोना, और फिर आपका एल्यूमिनियम। ये आपको क्रम याद रखना है, एल्यूमिनियम। तो ये आपके चार प्रकार के, मतलब चार धातुएं लिखी है जिनमें सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है, और उसके बाद इनका क्रम इस प्रकार है कि चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद सोना, और सोने के बाद एल्यूमिनियम। अब जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते या बहुत कम होते हैं, नगण्य होते हैं, वो जो पदार्थ होता है वो कहलाता है आपका अचालक। जैसा आप जानते हैं लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, इस प्रकार के जितने भी पदार्थ है वो आपके अचालक कहलाते हैं। अब इस टॉपिक में आपको सामान्य बात याद रखनी है जो मैंने बताई है। एक पॉइंट इसमें आपको बहुत याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग उसकी आवश्यकता में पड़ती रहेगी। हमने यहाँ पर बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में से निकल जाएंगे वो कैसी गति करेंगे? अनियमित गति। कैसी गति? अनियमित गति। मतलब अब जब निकल जाएंगे तो वहाँ बन जाएगा आपका धनावेश, और धनावेश बनने के कारण ये परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान में अनियमित गति करते रहेंगे और धनायनों से बार बार टकराते रहेंगे। अब जैसे ही धनायनों से टकराएंगे तो इनकी गति की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी आधार पर इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम ऊष्मीय वेग। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है? ऊष्मीय वेग पढ़ेंगे और अनुगमन वेग पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने आपको जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसके बारे में समझा दिया है, और उसी पर आधारित होगा आपके अगले 2-3 टॉपिक। तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? ऊष्मीय वेग की। ऊष्मीय वेग। अब ऊष्मीय वेग क्या होता है आपका? हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं और अपनी गति की दिशा बदलते रहते हैं। यानी कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराएंगे तो उनकी गति की दिशा बदल जाती है, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह वेग ही कहलाता है ऊष्मीय वेग। ठीक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहेंगे और टकराने के पश्चात उनके वेग में भी और वेग की दिशा में भी दोनों में परिवर्तन होगा। तो जो वेग होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वही कहलाएगा ऊष्मीय वेग। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सारे के सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब की गति की दिशा कोई इधर चलता है, जैसे ये आपका परमाणु का कोई छोटा सा मैंने भाग प्रदर्शित कर दिया, और इसमें ये आपके धनायन है। तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब चलेगा तो ये
इधर टकराया, इधर टकरा के इधर, फिर इधर, 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 ऐसे गति करता रहेगा। तो इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग है, कौन सा वेग? औसत ऊष्मीय वेग, वो होता है आपका 0। कितना होता है? 0। और ऊष्मीय वेग का जो मान होता है वो लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग का मान होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। और जो टोटल औसत ऊष्मीय वेग होगा सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वो कितना होगा? 0। अब यदि मैं मान लूं कि यदि विभिन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2 डॉट डॉट UN है, तब इनका औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा? तब औसत ऊष्मीय वेग जो V एवरेज होगा, आप जानते हैं U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN बटे N, मतलब औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पद कितने हैं आपके? N है, और है कौन कौन से? U1 U2 डॉट डॉट UN तक। तो ऊपर इन सब का योग और बटे में इनकी संख्या। अब हमने क्या बोला कि जो V एवरेज होगा मतलब औसत होगा, वो कितना होगा? 0। और यही कारण है कि सामान्य अवस्था में किसी भी चालक में कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, यानी कि बिना वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न हुए, बिना विभवांतर आरोपित किए किसी भी चालक में कोई आवेश प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जब भी किसी चालक में हमें आवेश प्रवाहित करना होता है तो उस चालक के सिरों पर हमें विभवांतर लगाना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात। बिना विभवांतर के, किसके? बिना विभवांतर के किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। उसका सबसे जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो V एवरेज का 0 होना है, औसत ऊष्मीय वेग का 0 होना है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन या अपवाह वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन या फिर अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब अनुगमन या अपवाह वेग क्या होता है कि जैसे हमने कोई चालक ले लिया और इस चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। अब बैटरी क्या करेगी? इसके सिरों पर एक विभवांतर आरोपित कर देगी। क्या आरोपित कर देगी? एक विभवांतर। तो जो ये विभवांतर होता है, यह विभवांतर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को त्वरित नहीं कर पाता। त्वरित का मतलब है उसके वेग में परिवर्तन नहीं कर पाता। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर बैटरी, मतलब बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके सिरों पर एक विभवांतर आरोपित हो जाता है। तो बैटरी के सिरों पर आरोपित विभवांतर मुक्त, बैटरी नहीं, किसी भी चालक तार के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को त्वरित नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें उच्च विभवांतर वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग दे देता है। यानी क्या करेगा?
जब बैटरी से जोड़ेंगे तो विभवांतर के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाएगा कौन, विभवांतर, बल्कि क्या करेगा, इसके उच्च विभव वाले सिरे की ओर और तार की लंबाई के अनुदिश एक नियत सूक्ष्म वेग दे देता है, और यह नियत सूक्ष्म वेग ही कहलाता है अनुगमन या अपवाह वेग। ठीक, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को त्वरित नहीं कर पाता, बल्कि इन्हें तार की या चालक की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग दे देता है, और यह वेग इसके ऊष्मीय वेग पर आरोपित हो जाता है। ठीक है, और यह नियत सूक्ष्म वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन या अपवाह वेग, और इसे प्रेजेंट करते हैं वीडी से, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि अनुगमन वेग क्या होता है, और अनुगमन वेग का दूसरा नाम है आपका अपवाह वेग। तो आशा करता हूँ कि जितने टॉपिक आज आपने आपको पढ़ाए हैं वो आपके अच्छे समझ में आए होंगे। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर कर दें। यदि कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं, उनके जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से चले।